दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वारिस एकेडमी में। दोस्तों मैं हूं वारिस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यूपी ट्रिपल एस सी पेट भारतीय इतिहास घटना चक्र। प्रश्न यहीं से छपेगा। जी हां दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 20 अगस्त 2021 को होने वाला है। इसमें भारतीय इतिहास से, प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से बनने वाले सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि घटना चक्र में दिया हुआ है, उन सभी को इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को लेकर। साथ में अगर आप शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद आप लेखपाल की परीक्षा देने की तैयारी में हैं, तो दोस्तों उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां भी भारतीय इतिहास से प्रश्न बनता है तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यूपी ट्रिपल एस सी पेट भारतीय इतिहास घटना चक्र। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम में किस विषय से कितने क्वेश्चन बनेंगे और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले इतिहास को देखते हैं। इतिहास में पूछा जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में पूछा जाएगा, जैन धर्म, महावीर की जीवनी और शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, प्राचीन भारत, विविध सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मध्यकालीन भारत का इतिहास, विविध ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यहाँ से दोस्तों आपको इतिहास में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। आगे आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाएगा। आधुनिक भारत का इतिहास, विविध, ये आपसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूछा जाएगा। अगला आपका विषय होगा भूगोल। भूगोल में भारत का भौगोलिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। आगे आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे भारत का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, भारत का भूगोल, विविध, विश्व का भूगोल, विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, विश्व का भूगोल, विविध। ये आपसे भूगोल के बारे में पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बनेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा जाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से क्वेश्चन बनेंगे। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, वस्तु एवं सेवा कर, अर्थव्यवस्था, विविध। यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। अगले आपका टॉपिक होगा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। आगे आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, राज्य व्यवस्था, विविध। सामान्य विज्ञान में आपसे पूछा जाएगा प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, प्रारंभिक गणित के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घातांक, औसत। ये आपसे प्रारंभिक गणित के टॉपिक होंगे। सामान्य हिंदी में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद से क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आगे आपसे सामान्य अंग्रेजी से क्वेश्चन बनेगा। इसमें अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, अंग्रेजी व्याकरण, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडम्स, फ्रेज,
इम्प्रूव सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन बनेगा। साथ में आपके यहाँ पे तर्क शक्ति एवं तर्क से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय से क्वेश्चन होगा। अगला आपका समसामयिकी से क्वेश्चन बनेगा, भारत एवं वैश्विक करंट अफेयर से। अगला आपका सामान्य जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद से क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, विविध, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। अगला आपका प्रश्न बनेगा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से आपका प्रश्न यहाँ पे बनने वाला है। आगे हम अध्ययन करेंगे। अब एक एक विषय का हम क्रमवार अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके यूपी SSSC पेट में तो पूछा ही जाएगा। इसके साथ साथ आपके लेखपाल परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी के साथ आप अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इससे भी प्रश्न आपसे वहाँ भी यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। तो दोस्तों वहाँ भी ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी प्रश्नों को देखते चलिएगा, साथ में इसके मॉडल को भी समझते चलिएगा। शुरू करते हैं। पहला, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की? आपका सही आंसर है सी, SR राव ने किया था। दोस्तों अहमदाबाद जिले के गुजरात के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने वर्ष 1954 में की थी। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो आपका सही आंसर है डी, धौलावीरा। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे ए, सिंधु घाटी, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन, दस्तरकारी, आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोग ने ही किया था। यूनानी इसे शिंडोन कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। आगे हम जानेंगे अगला क्वेश्चन। चौथा, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का जो सही अर्थ है ऑप्शन बी, माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, इंग्लिश में कहते हैं माउंट ऑफ द डेड है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आपका सही आंसर होगा डी, सूरकोटदा में मिले हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष सूरकोटदा गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। राणा घुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृद मूर्तियां मिली हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत के बारे में। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, योगवेद। तो सही आंसर होगा डी, योगवेद। उपवेद मुख्यतः 4 होते हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, स्थापत्यवेद और शस्त्र वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्ववेद नृत्य संगीत से, शिल्पवेद भवन निर्माण से, शस्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? यहाँ पे सही आंसर होगा सी, वर्षा एवं चक्रवात के।
आगे जानेंगे, ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इस पर 250 सूक्त हैं। वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, तुलसी। सही आंसर होगा तुलसी। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? सही आंसर होगा सी, शतपथ ब्राह्मण में हुआ। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुशीदीन कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के खाली स्थान के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो आपके सही आंसर होगा बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजस ने याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी, ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी, यजुर्वेद के शतपथ और तैत्रीय, सामवेद का पंचविश व अथर्ववेद का गोपथ है। प्राचीन वेद कौन सा है? तो सही आंसर है बी, ऋग्वेद। यहाँ पे अब जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 तथा मंत्रों की संख्या 10,552 है। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सही आंसर होगा डी, सावित्री को। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना गया है। 9, क्वेश्चन नंबर 9, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो सही आंसर होगा बी, भरत की पत्नी थी। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण की, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो सही आंसर होगा डी, 18 दिन तक लड़ी गई थी। भारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो सही आंसर होगा ए, बोधगया। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोधगया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोधगया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया। बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? सही आंसर होगा बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो सही आंसर होगा बी, बुद्ध के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो महाबोधि मंदिर समूह से। यहाँ पे आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध को बोधगया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ज्ञान का प्रवर्तन, प्रचार का आरंभ, धर्म चक्र परिवर्तन उन्होंने ऋषिपत्तनम, सारनाथ, वाराणसी से किया था। विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि को उत्तर के रूप में चयन किया जा सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो सही आंसर होगा बी, कुशीनगर में।
आगे महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे परिनिर्वाण कहा जाता है। बोधगया उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई। आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद निर्वाण प्राप्त किया। तो सही आंसर होगा यहाँ पे बी, कुशीनगर। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सही आंसर है डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। 8वां क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सही आंसर होगा बी, सारनाथ। बुद्ध ने खाली स्थान में अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी। तो सही आंसर होगा डी, सारनाथ। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने ब्लैंक धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। तो सही आंसर होगा डी, सारनाथ में। आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 11, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, उपशाका पिटक। उपशाका पिटक। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। इनकी मुख्य भाषा पाली है। नागार्जुन कौन थे? तो सही आंसर होगा बी, एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञा परमपिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया है। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो सही आंसर होगा बी, वाराणसी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो सही आंसर होगा सी, जीवक। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के भी चिकित्सक थे। बिंबिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। आगे अब हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की महावीर की जीवन की शिक्षाएं और उनकी जीवनी के बारे में। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो सही आंसर होगा बी, ऋषभ। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के मूल तीर्थंकर या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। 24वें जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर थे कौन थे? तो महावीर थे। ऑप्शन सी सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो सही आंसर होगा डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सही विश्वास, सम्यक दर्शन, सही ज्ञान और सही आचरण। इसे कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान, सुख दुख में संभाव को ही सम्यक आचरण कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है आंसर सी ए होगा। सही आंसर ए होगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपयुक्त विकल्पों में कैवल्य का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जाता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना कैवल्य संभव नहीं है।
आगे जानेंगे मौर्य वंश के बारे में, सम्राट अशोक के। मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के थे? सही आंसर होगा बी, ग्रीस के। मेगस्थनीज मूलतः ग्रीस यूनान का निवासी था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया। मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका था। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? तो सही आंसर होगा यहाँ पे सी, संस्कृत भाषा में लिखी गई। विशाख दत्त द्वारा मुद्राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्राक्षस पर टीका लिखी थी। अगला जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो सही आंसर होगा डी, 13वें। कलिंग युद्ध तथा इसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। पहला उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसली, दूसरा दक्षिणी केंद्र राजधानी जोगढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो सही आंसर होगा डी, तोसली। आगे जानेंगे अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली उड़ीसा थी। तोसली का पुराना नाम उड़ीसा है। निम्नलिखित में से अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो सही आंसर होगा डी, कामरूप। उपयुक्त विकल्पों में से कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्ति हरिशेन द्वारा रचित में मिलता है। पूछा जाता है इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने किया? तो हरिशेन ने किया था, जहां यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों देविका और समतट के साथ वर्णित है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो सही आंसर होगा बी, शहबाजगढ़ी। अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजज्ञाएं शासनादेश हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शहबाजगढ़ी तथा मानसेहर अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं जो ईरानी अरमाइक से उत्पन्न हुई थी। शहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले की यूसुफजई तहसील में स्थित है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है कौन सा है? तो सही आंसर होगा सी, 13वां। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है। इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो सही आंसर होगा ए, स्तंभ। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए हैं। एकाश स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकाश स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ है। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष खाली स्थान एक स्तंभ पर था। तो सही आंसर होगा डी, सारनाथ। महान सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। आगे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खाली स्थान पर निर्भर थे। तो मौर्य अर्थव्यवस्था सही आंसर होगा ए, कृषि अर्थव्यवस्था। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमिकर जिसे भाग कहा जाता था राजस्व का प्रमुख प्रकार था। यह उत्पादन का 1/6 होता था। देवनाम प्री नाम से किसे दिया गया था? तो देवनाम प्री यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, अशोक को दिया गया था। देवनाम प्री मौर्य सम्राट
अशोक को कहा जाता है, अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उदगोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पे जाना जाता है। आगे जानेंगे समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बारे में। खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? सही आंसर होगा विक्रमादित्य के। खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। कालिदास और बराहमिहिर के अलावा अमर सिंह, धनवंतरी, घटकरपर, क्षणपक, शंकु, वररुचि, बेताल भट्ट नवरत्नों में से शामिल थे। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा सी कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त विक्रम सूर्यम, विक्रमो वंशियम, मालविक नात्रियम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? तो ये सही आंसर होगा बी प्रभावती गुप्त। गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा ऑप्शन डी सही होगा समुद्रगुप्त। इसके अलावा चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार चाणक्य का ही नाम है। आगे जानेंगे कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिक व चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य, गोत्र नाम कौटिल्य था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। हर्षवर्धन, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? सही आंसर है डी थानेश्वर। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्यभूत वंश की राजधानी हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। सेकंड क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? तो सही आंसर होगा बी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आगे बात करेंगे शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, जिसमें सम्मिलित है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल और वल्लभीपुर तक कर लिया था। तीसरा क्वेश्चन होगा कादम्बरी के लेखक कौन है? तो सही आंसर है डी बाणभट्ट। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसकी रचना संस्कृत एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थे। बाणभट्ट सम्राट हर्ष कवि के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्ष चरित भी है, जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अब आगे बात करेंगे राजपूत काल कौन सा साहित्य संगम साहित्य से रूप में प्रसिद्ध है? तो सही आंसर होगा ए तमिल साहित्य। भारतीय तमिल साहित्य को साहित्य संगम कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी, जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। बात करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ व्यवस्थित है? तो ये सही आंसर होगा सी हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में व्यवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। तीसरा क्वेश्चन, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो सही आंसर होगा ए राजेंद्र ने करवाया था। अब आगे बात करेंगे राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी के अभियान में सफलता के उपलक्ष्य में गंगकोंड की उपाधि धारण की। गंगकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोल गंगम नामक झील का निर्माण कराया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो सही आंसर होगा सी पल्लीचा छादनम।
चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छादनम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बिल्लानुगाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को सालाभोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेह कहा जाता था। आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो सही आंसर होगा सी, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी था। नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण कराया था। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो सही आंसर होगा बी, पूर्वी साम्राज्य से संबंधित है। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से बंगाल, बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर सी, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो सही आंसर होगा ए, तोमर वंश का शासक। तोमर वंश का शासक था। इस वंश का शासन आरंभिक 12वीं सदी के आरंभ में से 1165 ईस्वी तक था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक अनंगपाल, जो 1130 से 1145 ईस्वी में था। भारत प्राचीन विविध निम्नलिखित में किनकी तक्षशिला शहर स्थित था? तो सही आंसर होगा ए, सिंधु और झेलम। जो प्राचीन तक्षशिला शहर स्थित था वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित था। तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदियों के मध्य अव्यवस्थित था। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में अव्यवस्थित है। तक्षशिला एक शैक्षणिक केंद्र था, एक विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। आंभी का संबंध तक्षशिला से ही था। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ से मिलती है? तो सही आंसर है डी, भीमबेटका से मिलती है। भारत में नवपाषाणकालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका से मिलती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में विघ्न पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर में शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान दिए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमोट्रियस को भी हराया। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो सही आंसर होगा डी, शुंग राजवंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक विदर्थ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। शुंग वंश के समय में ही भागवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई। यहां जानेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। सल्तनत काल। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम कौन था? तो सही आंसर है सी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध तथा मुल्तान जीत लिया। फ्रांसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? तो सही आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जानेंगे मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया और उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसका पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद मारा गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो सही आंसर होगा बी, 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज
तृतीय से पराजित हुआ था। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया तथा भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, तो सही आंसर होगा बी, कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, गजल, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। इन्होंने किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फतूह, देवल रानी खिज्र खान, नूह सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फतूह आदि ग्रंथों की रचना की। इन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत के अनुसार 1252 ईस्वी या 1253 ईस्वी में हरीश चंद्र वर्मा भागे के अनुसार हुआ था। छठा देखेंगे अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, जिसके दरबार में दरबारी कवि थे। सही आंसर होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोताए हिंद भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो ने सल्तनत कालीन 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो सही आंसर होगा ए, बलबन ने। पूछा जाता है दोस्तों कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो सही आंसर होगा ए, बलबन ने अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थीं। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता था। दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में शामिल है? तो सही आंसर होगा सी, कुतुब मीनार। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल सूची में है। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने खीरी से 1000 खंबा महल का भी निर्माण करवाया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा बी, नई दिल्ली में। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो सही आंसर है ए, 1296 से 1316 ईस्वी। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, जिनका वास्तविक नाम अली गुरसप, के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी थी। इसने 1296 ईस्वी से में धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो सही आंसर होगा बी, 1200 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तिमारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर आक्रमण कई बार हुए, अतः नजदीकी उत्तर सी हो सकता है 1200 ईस्वी। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो सही आंसर होगा डी, 1398 ईस्वी में। मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो सही आंसर होगा बी, गयासुद्दीन तुगलक ने। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक के नाम से जाने जाते हैं ने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। 14 नंबर क्वेश्चन, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो सही आंसर होगा सी, सैयद वंश। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। यह 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। 1421 ईस्वी में खिज्र खान की मृत्यु हो गई। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? तो सही आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोरक्को की यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से जाना जाता है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो सही आंसर होगा बी, 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल
1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोप खाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किए। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई। इब्राहिम लोदी रणक्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो सही आंसर होगा ए, अब्बास खान सरवानी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखकों में अब्बास खान सरवानी शामिल नहीं थे। अब्बास खान सरवानी ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है और तथा इस पुस्तक का नाम तारीख़ शेरशाही। अन्य सभी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का भाइयों ने मिलकर किए थे। उन्होंने संगम वंश की नींव रखी एवं शासन किया। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। इसलिए इस प्रश्न का दो विकल्प ए और बी दोनों मिलकर सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर होगा सी, तुंगभद्रा नदी के किनारे। कृष्णा नदी के सहायक तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आरवीडू वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय था। विजयनगर साम्राज्य उनके काल में भव्यता के शिखर पर पहुंचा। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? तो सही आंसर होगा डी, वीर नरसिंह ने। तुलु राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलु द्वारा की गई। वीर नरसिंह तुलु ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेवराय ने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक शासन किया। कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया। कृष्णदेवराय ने नागल्लपुर नामक एक नवीन नगर बसाया और मुक्तमाल्य नामक ग्रंथ की रचना की। मुगल शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो सही आंसर होगा बी, विजयनगर साम्राज्य। चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनको राज्य सेवा में भी सम्मान प्राप्त होता था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं में अतिरिक्त शास्त्र विद्या में भी भाग लेती थीं। पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था। स्त्रियां अंगरक्षिका और सुरक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त की जाती थीं। वह युद्ध क्षेत्र में भी जाती थीं। मुगल साम्राज्य, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो सही आंसर होगा डी, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेनपूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो सही आंसर होगा ए, कालनौर में। हुमायूं की दीनपनाह पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से उतरते समय जनवरी 1556 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का कालनौर में राज्याभिषेक कराया गया। इस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 3 माह थी। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खान के साथ कालनौर में था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो सही आंसर होगा सी, शेरशाह सूरी। अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था।
इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो सही आंसर होगा डी, शेरशाह। उपयुक्त शासकों में से शेरशाह ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने गजे सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सही आंसर होगा बी, अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसे सब अकबर नाम से बुलाते थे। वह मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह था। अकबर तैमूर वंशावली में उल्लिखित भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नसरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो सही आंसर होगा यहाँ पे डी, बैरम खान। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के शासक वीरसाल के महल में हुआ था। जब उसका राज्याभिषेक हुआ तब उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। बैरम खान अकबर का संरक्षक बना। अकबर ने उसे अपने वकील वजीर नियुक्त किया तथा उसे खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो सही आंसर होगा बी, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत हरियाणा का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू चंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की पराजय हुई तथा बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया था, जिनमें से 22 में से उसे विजय प्राप्त हुए थे। 8वां, अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो सही आंसर होगा बी। यहाँ पे राजा मानसिंह और अकबर के वित्त मंत्री थे, ये सही नहीं है। बाकी अकबुल फजल अकबर के वजीर थे। अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, ये सही है। अब्दुल रहीम खान ई खान खाना वह एक कवि थे। अकबर की भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे, ये भी सही है। मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये यहाँ पे विकल्प गलत है। इसलिए आपका पूछ रहा है कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अकबर के राज दरबार के नवरत्नों में एक राजा मानसिंह अकबर के सेनापति थे, न कि वित्त मंत्री। अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। राजा मानसिंह जयपुर राजघराना की कछवाह वंश के शासक थे। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया? सही आंसर होगा बी, मियाँ तानसेन। अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो ऑप्शन सी सही होगा, रहीम खान, अब्दुल रहीम खान खान खाना। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का श्रेष्ठ कवि था। रहीम के उपनाम से लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी को उसके तुर्की मूल रूप से फारसी में अनुवादित किया, जो बाबर नामा के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर का राजकवि फैजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बुलंद दरवाजा ब्लैंक द्वारा बनवाया गया था, तो ऑप्शन सही होगा बी, अकबर। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनवाया गया था। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 1573 ईस्वी में की थी। फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सिकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी के उपलक्ष्य में बताया। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। सही ऑप्शन सी सही होगा, आगरा। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा कराया गया था।
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो सही ऑप्शन होगा सी अकबर। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजपूत राज अमरकोट के किले में हुआ था। 1540 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की बिलग्राम युद्ध में शेर शाह के हाथों पराजय के बाद उसे 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। इनमें से किसी अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो सही ऑप्शन होगा बी बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने मुंतखब उल तवारीख नामक पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया? तो सही आंसर होगा बी महाराणा प्रताप अकबर के बीच लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच लड़ा गया था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूर थे। इस युद्ध के परिणाम के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो सही आंसर होगा ए 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बचपन का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? तो सही आंसर होगा बी अजमेर के किले में मिला था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। इनमें से कौन मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो सही आंसर होगा डी औरंगजेब। औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन आदर्श था। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था। वह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था। वह शराब बिल्कुल नहीं पीता था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुए? तो सही आंसर होगा डी औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई। आगे चलकर 1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संघर्ष चला। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, औरंगजेब खाली स्थान का पुत्र था? सही आंसर होगा डी शाहजहां का। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां का और मुमताज महल का पुत्र था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो सही आंसर होगा डी सी अमानत खान सिराजी। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल, जिनकी मृत्यु 1630 ईस्वी में हुई, की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। अमानत खान सिराजी ताजमहल का कैलीग्राफर था। कवि गयासुद्दीन ने मकबरे में पत्थर पर इमारतें लिखी हैं, जबकि इस्माइल खान अफरीदी ने इसके गुम्बद का निर्माण किया था। ताजमहल की डिजाइनर का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? सही आंसर होगा सी कुतुब मीनार। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में अवस्थित है। यह लौह स्तंभ भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगी। इसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो सही आंसर होगा सी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पे एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव
दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। प्रसिद्ध इतिहासकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो सही आंसर होगा डी, हुमायूं के। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। इसने अब्दुस्समद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी? तो सही आंसर होगा ए, शाहजहां ने। शाहजहां ने 1648 ईस्वी में दिल्ली शहजानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस किले के दीवाने आम के पीछे की दीवार में बना एक कोष्ठ, जहां पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते हाउस रखा जाता था, जिसे मोर सिंहासन कहा जाता था। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो सही आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, अतः फिरोज शाह ने उसे तुड़वाकर उसके स्थान पे 2 मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पे 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। स्पष्ट है कि कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है। कुतुब मीनार ब्लैंक में स्थित है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए, दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। पंचमहल किस में स्थित है? तो सही आंसर होगा सी, फतेहपुर सिकरी में। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। यह इमारत फतेहपुर सिकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड आकार में बने पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों एवं हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पंचमहल को पत्थर में स्वप्न नामक उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। आगे जानेंगे क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा अकबर के आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो सही आंसर होगा बी, अकबर द्वारा। आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया। अकबर ने अपने शासनकाल में दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो सही आंसर होगा यहाँ पे ए, मिराक मिर्जा खियात। आगे जानेंगे, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्जा खियात थे, जिन्होंने अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। यह चारबाग शैली में बना है। वर्ष 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चतगाई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो सही आंसर होगा बी, बाबरनामा। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था। इसे तुझके बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आईने अकबरी किसने लिखा? तो सही आंसर होगा सी, अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की है। अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में से एक थे, जिन्हें सर्वप्रथम तौहीद इलाही तथा दीन इलाही का प्रधान पुरोहित बनाया गया। अबुल फजल ने कालियादमन श्री कृष्ण का फारसी में अनुवाद किया था तथा अपने ग्रंथों में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया। शहजादा सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। यहाँ जानेंगे क्वेश्चन नंबर 33, फिरोज शाही तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं। सही आंसर होगा ए, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था, जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में रहा। तारीख फिरोज शाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। ज्ञातव्य है कि शमसे सिराज अफीक ने भी तारीख फिरोज शाही की रचना की है। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? सही आंसर होगा बी, अबुल फजल।
अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल में आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। यह 3 भागों में है। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर होगा सी, हुमायूंनामा ने गुलबदन बेगम ने लिखा है, न कि हुमायूं ने लिखा है, तो इसलिए सी सही नहीं होगा। बाबरनामा बाबर ने लिखा है, सही है। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखा है, ये भी सही है। तुझके जहांगीरी जहांगीर ने लिखा है, ये भी सही है। हुमायूंनामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी, जिसमें बाबर एवं हुमायूं के जीवन एवं उपलब्धियों का विवरण है। तुझके जहांगीरी जहांगीर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा है। बाबरनामा की रचना बाबर ने तुर्की में की थी। शाहजहांनामा के लेखक मोहम्मद ताहिर इनायत खान है। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? तो सही आंसर होगा बी, गुलबदन बेगम। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? तो सही आंसर होगा सी, रंगून। दोस्तों, यूपी SSSC पीईटी परीक्षा में पूछे जाने वाले इतिहास नामक सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि घटना चक्र में दिया हुआ है, उसका हमने आपको अध्ययन करा दिया है। आशा करते हैं आपने ध्यान से सुना होगा और ध्यान से पढ़ा होगा। अगर आपने पूरा ध्यान से सुना है और पढ़ा है तो दोस्तों इसमें से जरूर आपको आने वाली पीईटी की परीक्षा हो या लेखपाल की परीक्षा या शिक्षक भर्ती की परीक्षा या अन्य किसी भी आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ से आपको इतिहास के इस प्राचीन काल इतिहास, साथ में आपका जो मध्यकालीन इतिहास है, यहाँ से बनने वाले प्रश्नों में आपको लगभग 99% प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके आगे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमने अगले पार्ट में बता रखा है, तो दोस्तों आप हमारे अगले पार्ट को देखिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में अगले पार्ट का लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आपने अभी तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.